पाकिस्तान ने अपने पूरे सैन्य ढांचे को ऐसे रीडिज़ाइन किया है जिसका असर सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच कमांड का नया सिस्टम तैयार हो चुका है और इस पूरे ढांचे के केंद्र में है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सवाल है, क्या पाकिस्तान ने युद्ध के लिए कमांड सिस्टम को और मजबूत किया है? क्या भारत के खिलाफ उसका सैन्य रिस्पॉन्स अब पहले से ज्यादा तेज हो सकता है और भारत इस नए चक्रव्यूह का तोड़ क्या निकालेगा? 20 अगस्त को पाकिस्तान की संसद ने डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 को मंजूरी दी। इसके साथ ही सेना, नौसेना और वायुसेना को एक सेंट्रलाइज्ड कमांड ढांचे में लाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया गया है। इस नए सिस्टम में आसिम मुनीर सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं हैं, बल्कि वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ भी हैं। यानी सैन्य कमांड की तस्वीर पहले से काफ़ी अलग हो गई है। नए कानून के तहत एक डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स बनाया गया है जो सीडीएफ के अधीन काम करेगा। इसका मकसद है थल, नभ, जल और दूसरे रणनीतिक क्षेत्रों में ऑपरेशंस के बीच बेहतर तालमेल बनाना। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ा जाता। आज युद्ध जमीन पर भी है, आसमान में भी है, समुद्र में भी है और साइबर स्पेस में भी। पाकिस्तान के इस नए ढांचे में लैंड, एयर, मैरीटाइम, साइबर और स्ट्रैटेजिक डोमेन्स के बीच कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया है। यानी संकट की स्थिति में तीनों सेनाओं के बीच फैसले और जानकारी साझा करने की व्यवस्था को ज्यादा सेंट्रलाइज्ड बनाया जा रहा है। लेकिन भारत के लिए इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिर्फ कमांड स्ट्रक्चर बदलने से पाकिस्तान अचानक कोई नई सैन्य ताकत हासिल नहीं कर लेता। नया कानून अपने आप पाकिस्तान को नए हथियार या नई तकनीक नहीं देता। असल परीक्षा होगी, क्या तीनों सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होता है, क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग तेज होती है, जॉइंट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन जमीन पर भी उतनी ही मजबूत होती है जितनी कागज पर दिखाई दे रही है। यही वो जगह है जहां भारत की ताकत बेहद अहम हो जाती है। भारत पहले से ही थल, नभ और जल तीनों मोर्चों पर अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि उसका बड़ा सैन्य ढांचा, तकनीकी क्षमता, रणनीतिक गहराई और तेजी से बदलता डिफेंस इकोसिस्टम है। और आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है इंफॉर्मेशन और स्पीड। जिसके पास बेहतर सर्विलेंस होगा, जिसके पास तेज इंटेलिजेंस होगी, बेहतर कम्युनिकेशन और नेटवर्क्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी होगी, वही दुश्मन के फैसले से पहले अपना जवाब तैयार कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान के नए कमांड मॉडल को भारत के लिए खतरे की तस्वीर नहीं माना जा सकता। ये एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के तौर पर देखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सैन्य ढांचे को ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड किया है। अब भारत के सामने चुनौती है कि वो अपनी जॉइंटनेस, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, साइबर कैपेबिलिटी और मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करे। और भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा है उसकी सैन्य तैयारी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। भारत की रणनीतिक सोच अब 2 मोर्चों, समुद्री सुरक्षा, साइबर स्पेस, अंतरिक्ष और आधुनिक तकनीक तक फैल चुकी है। यानी पाकिस्तान चाहे कमांड को एक जगह केंद्रित करे, भारत का जवाब सिर्फ एक कमांडर या एक सिस्टम नहीं होगा। भारत की असली ताकत होगी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी मिलकर काम करे। तो तस्वीर साफ है, पाकिस्तान ने अपने सैन्य कमांड ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भूमिका मिली है और तीनों सेनाओं के बीच सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन को संस्थागत रूप दिया गया है। लेकिन अब असली सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने क्या बदला, सवाल ये है कि भारत अपनी अगली चाल कितनी तेजी से चलता है, क्योंकि आने वाले वक्त का युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होगा। जिसकी तैयारी जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक मजबूत होगी, बढ़त उसी की होगी। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।